नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 2 लेके आ चुका हूँ। देखिए मैराथन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अच्छा, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यूएन डे सेलिब्रेट कब होता है। तो यूएन डे जो है वो भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की तो ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने देश है। तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में वो 193 देश है। इस बात को आपने याद रखना है। और 193वां जो देश इसका बना है वो 2011 में साउथ सूडान बना है, दक्षिणी सूडान बना है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की तो यहाँ की भाषाएं कौन सी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं वो मुख्य जो इसकी भाषाएं हैं वो दो भाषाएं हैं, अंग्रेजी व फ्रेंच। अच्छा, अंग्रेजी व फ्रेंच जो है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषा है। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपना एचपीटेट जून क्लियर करना चाहते हो तो आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमारे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे आप टीजीडी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीडी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, जीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करता हूँ यूएनओ की, यूएनओ के यहाँ पर 6 अंग हैं, लेकिन 5 अंग ऐसे हैं जो कि वर्तमान में कार्य करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का है वो है आपका सुरक्षा परिषद। अच्छा, सुरक्षा परिषद की बात करें, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। सुरक्षा परिषद बोले तो सिक्योरिटी काउंसिल। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि जो यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल कितने देश है। तो सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या है 15। याद रखना है, सिक्योरिटी काउंसिल में कुल देश 15 है। 15 में से अगर बात करें परमानेंट कंट्रीज़ की तो परमानेंट है 5 और नॉन परमानेंट की अगर बात करें तो है आपकी 10 कंट्री। मतलब कि स्थायी देशों की संख्या 5 है और अस्थायी देशों की जो संख्या है वो 10 है। इस बात को आपने याद रखना है। ये दोनों की दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है इसके स्थायी देश कौन कौन से। स्थायी बोले तो परमानेंट कंट्रीज। तो स्थायी देशों के लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है, ABCFR से। ABC फिर से, तो ए से बोलेंगे अमेरिका, बी से बोलेंगे ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रशिया। तो याद रखना है ABCFR से। ये ट्रिक है किसकी, यूएनओ के सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों की। तो स्थायी देशों की संख्या 5 है और बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से देश है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर बात की जाए सुरक्षा परिषद की तो अगर कोई भी देश सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो वो उसको कितनी बहुमत महासभा में लेनी होती है। तो 2/3 बहुमत। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि महासभा में सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए 2/3 बहुमत होनी चाहिए। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है पूरे दुनिया का, ये भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है। ये नीदरलैंड के हेग में है। बहुत बार ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए थोड़ा हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, आप पूरी सीरीज देखिएगा, मैं विश्वास दिला रहा हूँ ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी टेट परीक्षाओं के लिए उठने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था। देखिए अगर बात करें प्रथम एशियाई खेलों की तो प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 1951 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। अच्छा, ये बात तो आपको पता चल गई कि एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ था। लेकिन अगर एशियाई खेलों की बात करें, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एशियाई खेल है वो प्रत्येक कितने वर्ष बाद जो है ये होते हैं। तो ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद। तो एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो
प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सारी की सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर एशियाई खेलों की बात करें तो भारत में ये सबसे पहले 1951 में होते हैं। अच्छा, अगर बात करें एशियाई खेल की, इसका मोटो क्या है, इसका चिन्ह क्या है, तो इसका जो चिन्ह है वो है चमकता हुआ सूरज। तो चमकता हुआ सूरज या उगता हुआ सूरज जो है वो एशियाई खेलों का यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, 2022-23 में जो आपकी गेम हुई थी, एशियाई खेल हुए थे, वो कहाँ पर हुए थे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 2022 में जो एशियाई खेल हुए थे वो हुए थे आपके चीन के हांगझो में। तो हांगझो चीन में 2022 में क्या हुए थे, एशियाई खेल हुए थे। अब अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला है कि 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हो रहा है, तो ये 2026 में जो होगा ये जापान में हो रहा है। तो जापान में जो है वो 2026 में एशियाई खेल होने जा रहे हैं और 2030 की अगर बात करें तो 2030 में ये कतर देश में होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। अगर बात करें सुब्रतो कप की तो सुब्रतो कप जो है वो आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, सुब्रतो कप ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, फुटबॉल से बहुत सारे कप संबंधित है। आपने एक कप का नाम सुना होगा, डूरंड कप। अच्छा, इस डूरंड कप की बात करें, ये डूरंड कप हिमाचल प्रदेश के शिमला के अन्ना डेल से शुरू हुआ था। तो शिमला के अन्ना डेल से जो कप शुरू हुआ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका डूरंड कप। अच्छा, अगर डूरंड कप की बात करें, ये शिमला के अन्नाडेल से शुरू होता है और कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो ये शुरू हुआ था 1888 में। तो 1888 में ये शुरू होता है शिमला का जो डूरंड कप, जो फुटबॉल का एक जो पहला कप जो है अगर मैं कहूँ तो। उसी प्रकार बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन आया था, तो संतोष ट्रॉफी भी आपके फुटबॉल से ही संबंधित है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पेपर में और पूछा गया था। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका बीसी राय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। टेट में आया है बीसी राय ट्रॉफी। तो अगर बीसी राय ट्रॉफी की बात करें तो बीसी राय जो ये ट्रॉफी है ये भी फुटबॉल गेम से संबंधित है। आपकी बीसी राय, गलती नहीं करेंगे, ये बीसी राय पूछी गई है। बीसी राय के अलावा अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट्स कप, बहुत बार पूछा गया है रॉबर्ट्स कप, कि रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। टेट में बहुत बार आया है रॉबर्ट्स कप। तो रॉबर्ट्स कप आपको याद रखना है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी फुटबॉल से है। एक और है टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। तो टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भी आपका फुटबॉल से है। बहुत सारी ट्रॉफी जैसे कि पूछी जाती है कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान कप जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। बहुत बार हॉकी से ही पूछा गया है बेटन कप, कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो अगर बेटन कप की बात करें तो बेटन कप भी जो है वो आपका हॉकी खेल से संबंधित है। बेटन कप के अलावा अगर मैं बात करूं आपका ध्यानचंद ट्रॉफी, तो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी ये भी हॉकी से है, क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद है वो खुद भी हॉकी खेला करते थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। जितनी अच्छे से आप चीज़ों को याद रखते हैं उतनी अच्छे से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बहुत बार पूछा गया कि आप ये बताइए ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित। जैसे क्रिकेट से ही भारत में एक फेमस ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का संबंध भी आपके किस खेल से है, रणजी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है, इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दिलीप ट्रॉफी। अगर दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो भी किस खेल से है, तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो भी क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, इन सभी खेलों का जो संबंध है वो क्रिकेट से है, इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब किया गया। देखिए, बिलासपुर रियासत की बात करें तो बिलासपुर रियासत का जो हिमाचल में विलय किया जाता है वो 1 जुलाई 1954 को किया जाता है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में जब होता है तो ये हिमाचल का कौन सा जिला बनता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया। तो बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बनता है। अच्छा, हिमाचल की अगर पूरी बात करें तो सबसे पहले हिमाचल के गठन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन बहुत बार टेट परीक्षाओं में बता चुका हूँ, इस सिनेरियो को जरूर याद रखिए। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और अगर आपने हमारी पार्ट 1 मैराथन नहीं देखी है और 80 वीडियो हमारी दूसरी जो टेट की है अगर वो नहीं देखी है तो कृपया अगर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन होता है तो उस समय हिमाचल में थे 4 जिले, और ये 4 जिले थे सिरमौर, जिसके लिए मैंने ट्रिक दिया है SMMC, सिरमौर, मंडी,
महासू और चंबा। तो सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तब हिमाचल प्रदेश के जिले थे। अच्छा, जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 27,169 वर्ग किलोमीटर था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। और हिमाचल की जो उस समय जो पॉपुलेशन थी वो 9,35,000 थी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल को गौ श्रेणी का पारसी राज्य कब बनाया गया? तो हिमाचल को पारसी राज्य बनाया जाता है 1951 में। इस बात को आपने याद रखना। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश गौ श्रेणी का राज्य, पारसी का राज्य रहता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश को यूटी कब बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाया जाता है। और इसके बाद हिमाचल 1956 से 1971 तक क्या रहता है? आपका केंद्र शासित प्रदेश रहता है। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। और ये भारत का कौन सा राज्य? बहुत बार पूछा गया कि जब हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला तो हिमाचल भारत का कौन सा राज्य बना? तो हिमाचल भारत का उस समय जो है वो 18वां राज्य बना। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप इन बातों को समझोगे, इन बातों को लिखोगे, अपने पास पढ़ोगे, तब जाके बात बनेगी, वरना बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा बना? तो 1 मई 1960 को हिमाचल प्रदेश का जो छठा जिला बनता है वो बनता है किन्नौर जिला। तो किन्नौर जिला हिमाचल का छठा जिला बनता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो टेरिटोरियल जो काउंसिल, जो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना है वो 1957 में की गई थी। अच्छा, किसके नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई? तो ठाकुर करम सिंह। तो ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद हिमाचल के अंदर बनी। और बाद में क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में कब बदला गया? तो 1963 में बदला गया। जितने सारे के सारे क्वेश्चन आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बनने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को बेहतर से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ? तो विशाल हिमाचल का निर्माण तब हुआ जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया था 1966 में, तब विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हमने देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ? अच्छा, धामी रियासत का जो प्रसिद्ध गोलीकांड हुआ था वो 1939 में हुआ था। अच्छा, ये 1939 में हुआ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अगर इसके नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व जो किया था धामी गोलीकांड का, वो किया था भागमल सोथा। अच्छा, भागमल सोथा जी के द्वारा जो है वो धामी गोलीकांड का नेतृत्व किया जाता है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धामी एक रियासत भी है, धामी गोलीकांड तो हुआ ही हुआ, लेकिन धामी एक रियासत भी है। अगर धामी रियासत की बात करें तो धामी रियासत की जो स्थापना है वो 1939 में हुई है। और धामी रियासत की स्थापना किसने की है? तो धामी जो रियासत थी इसकी स्थापना की है एक राजा गोविंद पाल। तो राजा गोविंद पाल के द्वारा धामी रियासत की स्थापना की जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धामी की राजधानी कहाँ पर थी? तो धामी रियासत की राजधानी थी हलोग। और हलोग में एक पत्थर का खेल मेला भी लगता है जो कि शिमला में पड़ता है। ये हलोग, यहाँ पे पत्थर का खेल मेला भी मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमाचल का बहुत फेमस मेला है। अच्छा, धामी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो धामी प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पूछा गया था एक बार टेट में कि जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि जो सिरमौर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई? तो ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है या आपको खुद पता करना है कि जो सिरमौर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री की, तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री आप सभी जानते हैं कि रोहित ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है। अगर बात की जाए रोहित ठाकुर जी की, तो ये हिमाचल के शिक्षा मंत्री तो है, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको फिर ऑप्शन ये भी आ सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो सकता है।
तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई ना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल, और यहाँ से एक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पक्का बनने वाला है। अगर आप इन क्वेश्चन को याद करके नहीं जा रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को सही करेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और हिमाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। लेकिन इतना ही नहीं, अगर मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ बहुत सारे मंत्रिमंडल इनको दिए गए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री बने हैं, इनको परिवहन मंत्रालय इनके पास मिला है। तो ये सारे आपको याद रखने, हिमाचल के जल शक्ति मंत्री, परिवहन मंत्री और हिमाचल के उप मुख्यमंत्री, तो वो मुकेश अग्निहोत्री, और ये हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में बना सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है धनीराम शांडिल। तो धनीराम शांडिल क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। बहुत बार टेट में ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि मंत्री हिमाचल के कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें तो चौधरी चंद्र कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौधरी चंद्र कुमार का नाम। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल के उद्योग मंत्री, पिछले बार टेट में पूछा गया उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री की बात करें तो उद्योग मंत्री है हर्षवर्धन सिंह। तो हर्षवर्धन सिंह जी उद्योग मंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उद्योग एवं संसदीय कार्य एवं श्रम रोजगार मंत्री है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की राजस्व एवं बागवानी मंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी जो मंत्री है वो जगत सिंह नेगी है। देखो यार, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, और इससे पूरी मैराथन से कम 3 से 4 क्वेश्चन उठने वाले हैं, और हो सकते हैं तो 10 या 15 क्वेश्चन भी उठ सकते हैं। लेकिन मिनिमम क्वेश्चन 10 से 4-5 क्वेश्चन मेरी मैराथन से, मेरी हर एक वीडियो से रहते ही रहते हैं। अगर आप मेरी 80 वीडियोस देख रहे हो और मेरी मैराथन को लगा रहे हो तो फिर चाहे साइको है चाहे अदर सब्जेक्ट है, आपका यहाँ से टेट क्वालिफाई हो सकता है। और कल सुपर संडे है, कल हम यूट्यूब पे आपको ठीक 4 बजे मैं आपको जीके के लिए लाइव मिलूंगा, और इंग्लिश का भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ ही कि इंग्लिश वाले सर कब लाइव आने वाला है यूट्यूब पे। तो बेहतरीन से बेहतर क्लासें आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो यूट्यूब पे कल लाइव आने वाला है, तो उसको आप ज़रूर वेट करिएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट उसके लिए डाल दूंगा आपके बीच। अच्छा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, तो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है अनिरुद्ध सिंह। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री, तो है विक्रम आदित्य। कौन है? विक्रम आदित्य सिंह जी। अच्छा, अगर बात करें सारे मंत्री आपको याद रखने हैं, टाउन एंड कंट्री मंत्री, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री है राजेश धर्माणी, और आयुष मंत्री बनाए गए हैं यादविंदर गोमा। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, ये सारे के सारे नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चाहे हिमाचल है, चाहे आप एसएसटी है, ऑल इंडिया है, हर एक क्वेश्चन मैराथन में कवर किया जाएगा। ये मैराथन कम से कम 5 से 6 मैराथन जब तक आपका टीजीटी आर्ट्स वालों का पेपर रहता है तब तक होगी। अगर बात करें चंद्रताल झील की, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। अच्छा, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको लेक ऑफ मून, तो किस झील को हिमाचल प्रदेश में लेक ऑफ मून, चंद्रमा की झील कहा जाता है? तो वो चंद्रताल झील कहा जाता है। अच्छा, एक चीनी यात्री था जिसका नाम था हुएन सांग। अच्छा, चीनी यात्री जो हुएन सांग था उसके द्वारा हिमाचल की किस झील को लोहित्य सरोवर कहा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो हिमाचल की ऐसी झील जिसको लोहित्य सरोवर कहा गया है, तो लोहित्य सरोवर जो है वो चंद्रताल झील को कहा जाता है। लाहौल स्पीति की झीलों की बात करते हैं, तो लाहौल स्पीति में बहुत सारी झील है। लाहौल स्पीति में आपकी यूनामसो झील है, यूनामसो के अलावा एक चंद्रताल है, दूसरी सूरजताल है। तो चंद्रताल और सूरजताल दोनों की दोनों कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। आपकी यूनामसो झील ये भी लाहौल स्पीति में है। एक नीलकंठ झील है, नीलकंठ झील की बात करें तो नीलकंठ झील भी लाहौल स्पीति में है। एक दीपक ताल है और विशाल ताल है, तो दीपक ताल और विशाल ताल ये भी आपके लाहौल स्पीति जिला में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर क्वेश्चन की बात करें तो शिमला, अगर शिमला की मैं बात करता हूँ तो शिमला की देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम है शिमला में लेकिन जितनी भी है वो इंपॉर्टेंट है। शिमला में है तानू जुबड़, बहुत बार पूछी गई है कि तानू जुबड़ झील हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो तानू जुबड़ की बात करें तो ये शिमला में है। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की गंदे पानी की झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की गंदे पानी की झील है कराली। कराली झील कहाँ पर है? कराली झील भी आपके शिमला में है। और
देखिए, अगर इसके अलावा शिमला की बात करें तो शिमला में इसके अलावा एक चंद्रनाहन झील है। वही चंद्रनाहन झील जो कि जहाँ से पब्बर नदी का उद्गम होता है। तो पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, किस झील से निकलती है, तो ये चंद्रनाहन झील से निकलती है। ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सारी की सारी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी, तो आप ज़रूर इन तीनों ही झीलों को याद रखेंगे। अच्छा, ऑप्शन में सर किन्नौर दिया है। किन्नौर में भी दो ही झील है, तो किन्नौर की बात करते हैं। देखो ऑप्शन से को ही देखेंगे। किन्नौर में है नाको, नाको झील। अगर नाको झील की बात करें, नाको और दूसरी है सोरंग, लेकिन सोरंग से कोई मुख्य बात नहीं बनती है, नाको से ज़रूर बात बनती है। तो सोरंग झील और नाको झील दोनों किन्नौर में है। अगर नाको की बात करें तो नाको झील जो है हिमाचल की ऐसी झील है जो कि स्केटिंग के लिए फेमस है। तो हिमाचल की ऐसी झील जो स्केटिंग के लिए मशहूर है, वो कौन सी झील है, आपकी नाको झील है। ये किन्नौर के नाको गाँव के पास है। अच्छा, एक ज़िला और बचता है चंबा। देखो चंबा की अगर आप पेपर में याद करके जा रहे हो तो मतलब आप सेफ साइड से, अगर झीलों से क्वेश्चन आता है तो आप सेफ साइड में हो फिर, क्योंकि चंबा और मंडी सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर चंबा की बात करें तो चंबा में आपकी घड़ासरू झील है। घड़ासरू के अलावा चंबा में खजियार झील है। खजियार के अलावा चंबा में ही आपकी लामा डल झील है, बहुत बार पूछी गई है। लामा डल के अलावा मणिमहेश झील आपकी चंबा में है। मणिमहेश के अलावा चमेरा, चमेरा झील आपकी चंबा में है। चमेरा के अलावा महाकाली झील चंबा में है। महाकाली के अलावा आपकी चंद्रकूप ताल, ये भी चंबा में है। चंद्रकूप ताल, और चंद्रकूप ताल जो झील है वो चंबा की ऐसी झील है जो कि अधिकांश समय बर्फ़ से ढकी रहती है। तो आपको सारी याद रखनी, चंबा की घड़ासरू, खजियार, लामाडल झील, मणिमहेश झील, चमेरा झील, महाकाली झील और चंद्रकूप ताल झील। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसिद्ध शूलिनी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात करें शूलिनी माता के मंदिर की तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में, ये हिमाचल के सोलन में है आपका शूलिनी मंदिर। अच्छा, अगर शूलिनी मंदिर की बात करें, यहाँ पर शूलिनी माता का मेला भी लगता है। अच्छा, शूलिनी माता का जो मेला है वो कब लगता है, तो शूलिनी माता का जो मेला है वो जून माह में लगता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करता हूँ मैं सोलन की, तो सोलन में देखिए बहुत सारे मंदिर हैं। देखिए शूलिनी में ही जटोली मंदिर है, और जटोली मंदिर आपका सोलन में है। बहुत अच्छा प्लेस है जटोली मंदिर, अगर आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आशीर्वाद लीजिएगा। और घूमने के लिए श्रद्धा से अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जो है वो जगह है घूमने के लिए। अच्छा, बात करें मोहन हेरिटेज पार्क। अच्छा, मोहन हेरिटेज पार्क ये भी आपके सोलन में ही है। मोहन हेरिटेज पार्क भी, तो सोलन में भी बहुत सारी चीज़ें, आप चाइल जा सकते हैं जहाँ पर जो है क्रिकेट का सबसे ऊंचा मैदान है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे, ये सोलन का हमने देखा। अगर कुल्लू की बात करें, कुल्लू में बहुत सारे मंदिर हैं। कुल्लू में आपका बजौरा मंदिर है जो कि महिषासुरमर्दिनी तथा भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा, कुल्लू में ही आपका बिजली महादेव, बहुत बार पूछा गया है कि बिजली महादेव मंदिर कहाँ पर है। तो बिजली महादेव मंदिर की अगर बात करें, अच्छा अगर बात करें यहाँ पर बिजली महादेव मंदिर, बिजली महादेव मंदिर भी कहाँ पर है, कुल्लू में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजली महादेव मंदिर। अब एक वैष्णो देवी का माता का मंदिर भी है। वैष्णो देवी माता का मंदिर कहाँ पे है, एक बार क्वेश्चन आया था। तो वैष्णो देवी माता का मंदिर ये भी कुल्लू में है। कुल्लू में ही आपका हिडिंबा देवी माता मंदिर है। अच्छा, वैष्णो देवी माता की मंदिर की बात करें तो ये कुल्लू के दौलतपुर में है। कहाँ पर है, कुल्लू के दौलतपुर में है। हिडिंबा देवी माता का मंदिर कुल्लू के मनाली में है। अगर बात करें हिडिंबा माता मंदिर की, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। हिडिंबा देवी माता का जो मंदिर है इसको डुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस शैली में बना है, ये पैगोडा शैली में बनाया गया है। तो हिडिंबा माता मंदिर जिसे डुंगरी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कुल्लू के मनाली में है। और अगर मैं बात करूं, इस मंदिर को 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, उत्तर भारत का एकमात्र मनु मंदिर, अगर मैं बात करूं पूरे भारत का, तो भारत का एकमात्र मनु मंदिर अगर बात की जाए तो ये संसार मनाली में, ये भी कुल्लू में ही पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ मंदिर, आप सब लोग जानते हैं कि रघुनाथ मंदिर कहाँ पे है। तो रघुनाथ मंदिर ये भी जो आपके कुल्लू में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रघुनाथ मंदिर है आपका, ये भी कुल्लू में है। और रघुनाथ मंदिर के लिए अयोध्या से जो मूर्ति लाई थी, तो ये कब लाई गई थी, तो 1651 में जो है, तो दामोदर दास एक ब्राह्मण होते थे, इनके द्वारा रघुनाथ जी की जो है मूर्ति अयोध्या से लाई गई थी। और किसने ये बोला था, तो राजा जगत सिंह। 1653 या 1651, अब 53 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है। तो इस डेट को आप ज़रूर एक बार कंफर्म कर लें। इसके अलावा ये सारे मंदिर हमने कुल्लू में देख लिए। कुल्लू के अलावा ऑप्शन में यार चंबा दिया है, चंबा के देख लेते हैं थोड़े बहुत मंदिर। चंबा में आपका 84 मंदिर है। 84 मंदिर कहाँ पे, चंबा के भरमौर में है। 84 मंदिरों का एक समूह है। चंबा में ही हरिराय मंदिर है, जिसको चंबा के राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनाया गया था। चंबा में ही शक्ति देवी मंदिर है।
अगर मैं शक्ति देवी मंदिर की बात करूं, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन एक बार ये आया था। तो चंबा के जो शक्ति देवी मंदिर है, इनको छतराड़ी छतराड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये शक्ति देवी मंदिर जो है, इसको प्रसिद्ध वास्तुकार गुग्गा के द्वारा निर्मित किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें मणिमेश मंदिर की, तो मणिमेश मंदिर का निर्माण ये भरमौर में है मणिमेश मंदिर, और इसको भी चंबा के राजा मारूवर्मन के द्वारा बनाया गया था। चंबा में ही गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर को भी राजा मेरूवर्मन ने बनाया था। अगर बात करें लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर क्वेश्चन आता है कि चंबा के ऐसे मंदिर जो कि 6 मंदिरों का समूह है, तो 6 मंदिरों का समूह चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो चंबा में स्थित है, और इसको बनाया था चंबा के राजा साहिल बर्मन। किसने बनाया था? साहिल बर्मन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ रहा है कि मिल्खा सिंह को किस और नाम से जाना जाता है? अगर बात करें मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह जी को जो है वो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह को जो है वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे खेल, जैसे कि पंजाब केसरी तो भैया लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। लेकिन अगर बात करें आपके स्पोर्ट्स पर्सन की, जैसे कि फ्लाइंग सिख बहुत बार पूछा गया है मिल्खा सिंह। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हॉकी के जादूगर कौन है? मैजिशियन ऑफ हॉकी, तो हॉकी के जादूगर है आपके मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उड़न परी और गोल्डन गर्ल, तो उड़न परी और गोल्डन गर्ल के नाम से जो है वो पीटी उषा को जाना जाता है। सुपर मॉम, भारत में किस खिलाड़ी को खेल जगत में सुपर मॉम कहा जाता है? तो सुपर मॉम कहते हैं मैरी कॉम को, ये भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार एक नाम और आता है लाइटनिंग किड। क्या बोलेंगे? लाइटनिंग किड। और मैं पूरा विश्वास में रखता हूँ कि इस बार की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारे बच्चे 101% बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किड कहा जाता है। अगर बात करें इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से महेश भूपति एवं लिएंडर पेस, तो लिएंडर पेस एवं महेश भूपति को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। बहुत बार नाम पूछा गया कि भारत में किस खेल जगत के खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर है आपकी सुनील गावस्कर। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगर बात करें टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर के नाम से आपकी हरभजन सिंह को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं रन मशीन और चीकू, तो रन मशीन और चीकू के नाम से विराट कोहली को जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बताइए कि हरियाणा हरिकेन, देखो ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से खेल जगत में कपिल देव जी को जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार ये भी पूछा गया है कि ब्लैक पर्ल, तो बहुत सारे नाम मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लैक पर्ल पेल को जाना जाता है। अच्छा, बंगाल टाइगर और दादा सौरभ गांगुली। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बताइए कि द आयरन लेडी के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? तो द आयरन लेडी के नाम से कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप ये सारे नाम अपने कॉपी में लिख लें कि कर्णम मल्लेश्वरी को क्या बोला जाता है। आपके चर्ची कौन है? चर्ची है एडम गिलक्रिस्ट। सुपर मॉम मैरी कॉम, लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, और मास्टर ब्लास्टर आप सब लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? अगर बात की जाए शक संवत की, तो शक संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है। अच्छा, अगर आपको शक संवत का पहला महीना पता है तो आपको अंतिम माह भी पता होगा। तो शक संवत का अंतिम माह जो है वो फागुन है, और इसका जो पहला माह है वो चैत्र है। इस बात को आपने याद रखना है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये शक संवत जो है वो किसके द्वारा शुरू करवाया गया? तो शक संवत को कनिष्क के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कनिष्क ने शक संवत को कब शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन आया है। तो इसको 78 ईस्वी में शक संवत को शुरू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना। और कनिष्क कौन है? कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा है। तो कनिष्क जो है वो क्या है? कुषाण वंश के शक्तिशाली राजा है। अच्छा, बात करें शक संवत की। शक संवत जो है वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अच्छा, राष्ट्रीय कैलेंडर है सर भारत का, तो भारत ने इसको राष्ट्रीय कैलेंडर कब बनाया? तो शक संवत को भारत के द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है, और जितनी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, आप इन बातों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अपने माइंड में बिठाइए। मैराथन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवाए जा रहे हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे उतनी अच्छे से बात बनने वाली है।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इज़ नॉट इंडस वैली साइड। देखिए कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो चेन्नई यहाँ पे जो है वो साफ साफ हमको दिख रहा है कि चेन्नई जो है वो क्या है, एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। अच्छा, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समाज कैसा था, तो सिंधु घाटी समाज का जो स्वरूप था वो मात्र सतात्मक था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की, जैसे कि आपकी रोपड़, रोपड़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल था। और रोपड़ जो है वो, इसकी जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई है। रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है और ये वर्तमान में रूपनगर पंजाब में स्थित है। अच्छा, चनूदड़ो, चनूदड़ो कहाँ पर है सर? चनूदड़ो जो है आपका पाकिस्तान में, चनूदड़ो पता चल गया पाकिस्तान में है। ये चनूदड़ो किस नदी के किनारे है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो चनूदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। अच्छा, अगर बात करें दहमदाबाद, दहमदाबाद कहाँ पर है, तो दहमदाबाद या दहमदाबाद ये महाराष्ट्र में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1921 में की गई थी। दूसरा आपका मोहनजोदाड़ो, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदाड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे, और ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। उसी प्रकार आपका कालीबंगन, अगर बात करें कालीबंगन की, तो कालीबंगन ये राजस्थान में है। कालीबंगन का एक बार अर्थ पूछा गया था, कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और मोहनजोदड़ो की खोज की अगर मैं बात करूं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी, किसने, राखलदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की जो खोज की थी वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उसी प्रकार धोलावीरा बहुत बार पूछा जाता है, अब धोलावीरा बताइए, तो धोलावीरा ये कहाँ पर है, ये इसकी खोज रविंद्र बिष्ट ने की थी। और ये धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है सुरकोटदा, तो सुरकोटदा ये कहाँ पर है, सुरकोटदा भी आपकी कहाँ पर है, वर्तमान में ये भी गुजरात में सुरकोटदा। यहाँ से घोड़े के अवशेष, घोड़े की हड्डियाँ देखने को मिली थी। लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्थल लोथल माना जाता है। अच्छा, लोथल गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। और S.R. राव ने लोथल की खोज की थी, तो S.R. राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, बनावली भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कहाँ है बनावली, तो अगर बनावली की बात करें तो बनावली हिसार हरियाणा में स्थित है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूनानियों के द्वारा किसे अमित्रोचेड्स कहा गया था। तो यूनानियों ने किसे अमित्रोचेड्स कहा, अगर बात करें अमित्रोचेड्स की, अमित्रघात भी इसको कहते हैं, तो देखिए अगर, तो इसका नाम था आपका बिंदुसार। तो बिंदुसार को यूनानियों के द्वारा अमित्रोचेड्स कहा गया था, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, अगर बिंदुसार की बात करें तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश के वो राजा जो कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो वो आपके बिंदुसार थे। अगर बिंदुसार की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और इनका जो शासन काल है वो 298 से 273 BC था। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को माइंड में बिठाएंगे उतने बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें आपकी परीक्षाओं में काम आने वाली है। अच्छा, बात करें बिंदुसार की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में एक बात और पूछी जाती है कि बिंदुसार के जो बेटा उसके बाद होता है वो कौन होता है, तो बिंदुसार का बेटा आगे अशोक होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये पता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। और कब इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में इन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद, तो नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को जो होता था, धनानंद को इन्होंने 322 ईसा पूर्व में हराया। और धनानंद को हराकर इन्होंने 322 ईसा पूर्व में, नंद वंश के अंतिम राजा थे धनानंद, 322 ईस्वी में मौर्य वंश की नींव रखी थी। ऐसा इनके प्रधानमंत्री या इनके गुरु का जो नाम था वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, जिनको चाणक्य भी कहा जाता था। देखिए, यूनानी जो राजदूत थे, शासक थे, अगर मैं बात करूं उनका सेल्यूकस निकेटर, तो इनके द्वारा जो है वो आक्रमण किया गया था। किस पे आक्रमण किया गया था, तो इसने जो है वो आक्रमण किया था कहाँ पर,
तो सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी एक राजा थे, इनको 305 ईस्वी में इन्होंने मगध पर आक्रमण किया और इनको हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये भी परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, जितनी बातें आप परीक्षाओं के लिए याद रखोगे उतने ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होने वाली, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। जितनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी चीज़ें क्लियर होगी वो आपका मनोबल और ज़्यादा बढ़ाएगी। अच्छा, बात करते हैं अशोक की। अशोक का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो अशोक का जन्म पाटलिपुत्रम में हुआ था। इसका राज्य अभिषेक जो हुआ था वो 269 BC या 269 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसके राज्य अभिषेक के बाद इसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इसने कौन से लड़ा? कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध के बाद इसने व्यक्तिगत रूप से कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस बात को आपने याद रखना। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो अशोक को जो दी गई थी वो किस बौद्ध भिक्षु ने दी थी? वो दी थी उपगुप्त। तो उपगुप्त के ने जो है इनको क्या दी थी? बौद्ध धर्म की जो है वो थोड़ी बहुत धर्म की जो शिक्षा दी थी उपगुप्त ने, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक के बारे में इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक के द्वारा जो है वो फेमस सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, उसको भी बनाया गया था, सांची का स्तूप। अगर सांची के स्तूप की बात करें, उसको यूनेस्को में कब डाला, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा की प्रथा प्रारंभ की? तो ऐसे कौन से दिल्ली सुल्तान थे जिनके द्वारा दाग और चेहरा की जो प्रथा है उसको प्रारंभ किया गया था? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये खिलजी वंश से जुड़े हुए थे, खिलजी वंश से जुड़े हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी के आसपास जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने याद रखना। आज इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की वापस आता है, तो इनके द्वारा दाग एवं चेहरा की प्रथा चलाई गई, और 1290 से 1320, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है वो खिलजी वंश की जो है शासनकाल रहता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो खिलजी वंश का शक्तिशाली राजा था वो अलाउद्दीन खिलजी था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक शासन करता है। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शासन किया गया। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्प था। और अलाउद्दीन खिलजी किसके समकालीन थे? तो ये अमीर खुसरो के समकालीन थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, इनका नाम था मलिक काफूर, और मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इनको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगर बात करें ऑप्शन में यहाँ पे बलबन दिया है, बलबन के द्वारा रक्त एवं लोह की नीति। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में टेट में आया है कि रक्त एवं लोह की नीति किसके द्वारा? तो एक ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा रक्त एवं लोह की नीति भारत में चलाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इब्राहिम लोदी कौन थे? तो ये लोदी वंश के अंतिम राजा थे, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच क्लाउड हैज ग्रेटेस्ट वर्टिकल एक्सटेंट? देखिए, किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है? अगर बात करें किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है, तो ये कपासी मेघ का होता है। कपासी मेघ का जो है वो अधिकतम जो क्षैतिज विस्तार रहता है, और ये किस प्रकार की तरह होता है? तो ये भी क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से मेघ होते हैं जो कपास की तरह देखने में होता है? तो ये क्यूमुलस क्लाउड होता है, कपासी मेघ होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये एक बार ये भी पूछा गया था कि जो आंधी तूफान लाता है, थंडरस्टॉर्म लाता है, वो कौन से क्लाउड होते हैं? तो वो होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये भी आपको याद रखना है कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं वो थंडरस्टॉर्म लाते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस रेन वाले कौन से क्लाउड होते हैं? तो कंटिन्यूस रेन वाले जो क्लाउड होते हैं वो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड होता है। तो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड जो है वो क्लाउड होता है जो कंटिन्यू लगातार वर्षा करवाता है। अच्छा, वो क्लाउड कौन से होते हैं? जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर होते हैं, तो वो साइरस क्लाउड होता है। तो सारे के सारे क्लाउड्स भी आपको याद रखने हैं। एक मैंने आपको बोला जो कपास की तरह होते हैं, कॉटन की तरह होते हैं, वो कपासी मेघ होता है। और जो थंडरस्टॉर्म लाता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। जो लगातार बारिश करवाते हैं वो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड होते हैं। और जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले होते हैं वो साइरस क्लाउड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये चीज़ें वो चीज़ें रहती है जो कि आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। आप इन चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन तरीके से सीखिएगा, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया पूरे
महाद्वीप या पूरा देश ये है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कॉशियस्को। अच्छा, अगर बात करें माउंट कॉशियस्को की, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2228 मीटर है। अच्छा, इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया और पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एशिया और पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट पर अभी हिमाचल प्रदेश की एक 17 साल की छोटी सी लड़की जो कि एनसीसी में है, कृतिका शर्मा जी, इन्होंने फतेह किया है माउंट एवरेस्ट को। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हिमाचल के लिए, पूरे भारत का और नाम और पूरे हिमाचल का नाम जो है कृतिका शर्मा के द्वारा सिरमौर जिले के एक गत्ताधार नामक स्थान है, वहाँ से ये निवास, वहाँ से संबंध रखती है। तो कृतिका शर्मा जी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, तो ये भी एक नई उपलब्धि हिमाचल के नाम आई है। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बोलता है ये किस देश में है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा किस नाम से, सीधा क्वेश्चन आता है कि नेपाल में किस चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो सागर माथा जो कहते हैं वो कहते हैं आपकी माउंट एवरेस्ट चोटी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूरोप भी महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप के अलावा उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जिसको माउंट देनाली भी कहा जाता है। इसकी हाइट जो है वो 61 है। देखो, एक एक बात ध्यान से सुन लो, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इस बार जो टेट परीक्षा होने वाली वो अच्छे लेवल पे होगी, क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है और ये मैराथन वहाँ पे रामबाण का काम करने वाली है। तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मैकिनले है। अगर बात करें दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन में भी दी है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइट कितनी बोले, 6961 मीटर माउंट एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है। ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर बात करें इसके अलावा एक अफ्रीका महाद्वीप हमारे पास बचा है, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो। तो देखिए, माउंट 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 का मतलब चोटी, ये तो माउंट तो आगे आ ही रहा है, जो भी सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट आप जरूर देखें। तो माउंट किलिमंजारो ये सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, विंसन मैसिव हो सकता है, ये मैसिव विंसन हो सकता है। तो देखिए, अगर अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट विंसन है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी आप पेपर में बार बार पूछी जाती है, ये भी आपको ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अपने माइंड में बिठाएं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से गुजरती है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में उत्पन्न होती है, तो वो है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो नदी है वो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला पश्चिमी घाट से निकलती है। अच्छा, अगर बात करें इस नदी को, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, और कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने के कारण इसका जो पानी का बंटवारा है वो विवाद में है, जिसे कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद भी है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें कावेरी नदी की, तो इसकी लंबाई लगभग, वैसे तो कई किताबों में 800 है, लेकिन एग्जैक्ट देखिए, विकिपीडिया में भी देखिए आप, गूगल में, तो 760 किलोमीटर बताई गई है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी सिमसा है, हेमावती है, भवानी है। तो हेमावती, भवानी और सिमसा ये क्या है, इसकी सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि ऑप्शन में जो यहाँ पे और नदी दी है, और कौन सी नदी दी है, और यहाँ पर गोदावरी नदी दी है। अगर गोदावरी की बात करें तो इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा खाली, और दक्षिण भारत की गंगा। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा अलग है और दक्षिण गंगा अलग है। तो दक्षिण गंगा जो है वो खाली किसको कहा जाता है, गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा उसको किसको कहते हैं, कावेरी को कहते हैं। अच्छा, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। बहुत बार इसकी लंबाई
लंबाई पूछी गई है गोदावरी की। इसी नदी को, गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा या इसको कई बार कई किताबों में बृहद गंगा भी कहा गया है। तो भारत की ऐसी नदी जिसको बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं तो वो कौन सी है? गोदावरी है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा आएगा तो कावेरी है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कहाँ से निकलती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर गोदावरी नदी की बात करें तो ये जो है वो कहाँ से निकलती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो गोदावरी नदी की बात करें तो ये जो है वो नासिक ज़िले के त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। अच्छा, गोदावरी की कुछ सहायक नदी की बात करें तो प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है, पूर्णा नदी गोदावरी की सहायक है, पेन गंगा गोदावरी की सहायक है। पेन गंगा हो गया आपका, वेन गंगा हो गया आपका, प्राणहिता हो गई, सारी की सारी नदियाँ गोदावरी की सहायक है। इसके अलावा वर्धा हो गया, इंद्रावती, जरूर याद रखना है इन सबको, ये कोई सी भी आपको परीक्षा में लिख लेना है अपनी कॉपी में, याद रखना। प्रवरा नदी, पूर्णा नदी, मंजीरा नदी, पेन गंगा हो गया आपका, वेन गंगा हो गया जिसको प्राणिता भी कहते हैं। अच्छा, वर्धा नदी हो गया और इंद्रावती नदी हो गई, सारी की सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ। एक सबरी भी है, सबरी भी किसकी सहायक है? तो सबरी हो गया, मंजीरा हो गया, ये सारी की सारी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, ये भी आपको क्लियर होगी। अच्छा, कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा के बारे में इतना ही जानते हैं। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट की, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है वहीं से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी के अलावा अगर बात करें कृष्णा नदी की तो ये भी काफ़ी लंबाई में बहती है, 1400 किलोमीटर के आसपास कृष्णा नदी ये बहती है, इस बात को आपने याद रखना। कृष्णा की सहायक जैसे कि दूध गंगा है, घटप्रभा है, आपका मूसी है, भीमा है, ये सारी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो याद रखना है, घटप्रभा कृष्णा की सहायक है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक है, दूध गंगा है, भीमा है, मूसा है, ये पंचगंगा है, कोयना नदी एक बार टेट में पूछी गई थी। तो सारी की सारी नदी आपको याद रखनी है। अच्छा, महानदी के बारे में इतना ही कहूँगा कि जो महानदी है, अगर महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के सिहावा जो है वो है, वहाँ से निकलती है। और इसकी जो कुछ सहायक नदी वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि महानदी पर एक डैम बना है, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो कि जहाँ पर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनी है वो है हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि महानदी पर निर्मित है। ऐसे बात को आपने याद रखना है। और इसे महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कई बार कह दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास अभी बचे हैं, इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखना है, एक एक करके क्लियर करना है। ये मैराथन बहुत बड़ी है, ये सेशन बहुत बड़ा है, ये मैराथन आपके लिए बहुत लिमिटेड समय के लिए है, लेकिन मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही चीज़ बार बार बोलूँगा कि महत्वपूर्ण तरीके से पढ़िए। वो दिन दूर नहीं है जब आपका एसपीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, और अब ज़रूर मेरे को याद करेंगे कि सर के बढ़ाए हुए क्वेश्चन, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। 1 फरवरी और आपका जो 1 फरवरी को जब मैंने ये बैच जो शुरू किए थे वीडियोस डालनी, तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं 80 वीडियो आपके बीच डालने वाला हूँ। 80 वीडियो मैं आपको जीके की डाल चुका हूँ, साइकोलॉजी की 11 वीडियो डाल चुका हूँ, करंट अफेयर की 6 वीडियो डाल चुका हूँ। मतलब कि जब से ये मैं हर दिन वीडियो डाल रहा हूँ, और किसके नज़र देखते हुए फरवरी में मैंने एक वीडियो एक दिन छोड़ के डालता था, लेकिन उसके बाद मार्च अप्रैल से ये सेशन जो है वो कंटिन्यू चला आ रहा है, और हर दिन में कभी 2 वीडियो भी एसपी टेट के लिए आ रही है। और जब पेपर क्लोज होता है तो फिर 3 भी आती है, लेकिन अक्सर अब 2 वीडियो आ रही है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम से इस बार जो है वो बहुत वीडियो यूट्यूब पे डाल दी है। तो आपके लिए बहुत काम आने वाली वीडियोस रह रही है। तो आप भी अगर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस के साथ इसके बाद जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी मिल रही है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियोस को अभी तक देख लिया है तो आपको मैं एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए YA+2+2। तो YA+2+2 ये हमारा आज का कॉमेंट है। और आप एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप पे ये वाला मैसेज आप मेरे को करें, आपको नोट्स में मिलने वाला है 60% ऑफ। तो 60% ऑफ के साथ आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं इस कोड के साथ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, बात करें विश्व विज्ञान दिवस की, तो विश्व विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो जो सीवी रमन थे, सीवी रमन वही जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और जिसके लिए उनको सीवी रमन जी को 1930 में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वो उनके द्वारा खोज की गई थी। तो इसीलिए 28 फरवरी को
विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी की बात करते हैं तो 28 फरवरी को तो आपका विश्व विज्ञान दिवस होता है। आप ये बताइए कि आपका 10 फरवरी को क्या होता है? 10 फरवरी को कोई खास कुछ भी नहीं होता है। अगर बात करें फरवरी से, तो फरवरी से सबसे इम्पॉर्टेंट तो 28 फरवरी है। उसके बाद आपका 1 फरवरी विश्व तटरक्षक दिवस, सॉरी भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, और वर्ल्ड रामसर डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को होता है। अच्छा, टेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो आप ये बताइए कि जो आपका 24 फरवरी को है वो क्या होता है? 24 फरवरी और 21 फरवरी, 21 फरवरी को होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। और अगर बात करें आपकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो ये आपका 28 फरवरी को होता है। उसी प्रकार आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। पिछले कल मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको बताए, जो कि मैंने जुलाई तक तो बता ही दिए थे आपको। अगर बात करें आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, कि आप ये बताइए कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब होता है? कल बताया था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, आज बता रहा हूँ विश्व सांख्यिकी दिवस। तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि विश्व विज्ञान दिवस कब होता है? तो 10 नवंबर। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, भारतीय नौसेना दिवस, तो भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को होता है। एक और होता है कि सशस्त्र बल झंडा दिवस, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप ये ज़रूर याद रखें, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार एक और होता है, एक होता है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। तो नेशनल कंज्यूमर डे ये तो भाई टेट में बहुत बार पूछा जाता है, ये 24 दिसंबर को होता है। आपका नेशनल फार्मर डे, राष्ट्रीय किसान दिवस होता है, ये 23 दिसंबर को होता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा पेपर के लिए अब आपके 5 से 6 दिन बचे हैं, तो और ये जो 3 या 4 माह से हम आपके लिए लगातार जो ये मेहनत हो रही है, तो इसीलिए हो रही है कि जो 1 तारीख को जो आपका पेपर होना है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन ले सके। तो ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। आप जितनी ज़्यादा इन चीज़ों को सीखोगे, उतने ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। अच्छा, एक बाल दिवस होता है। बाल दिवस कब होता है? तो बाल दिवस आपका 14 नवंबर को होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बाल दिवस 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, मतलब चीज़ों का के पीछे रीजन बहुत ज़रूरी आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अगली क्वेश्चन की बात है कि जो हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ द बोन आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, तो जो मानव शरीर होता है वहाँ पर अस्थियों की जो है वो कुल संख्या कितनी होती है? तो अगर मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर में जो कुल हड्डियाँ होती है वो 206 होती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है, ये तो आप बिल्कुल समझ गए। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि एक तो मानव शरीर होता है, उसमें तो 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन एक छोटा बच्चा जो होता है, शिशु जो होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? तो शिशु में जो है वो 300 बोन्स होती है, और जो एक बड़ा होता है उसमें 206 बोन्स होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर में होती है फीमर। फीमर होती है जो हमारे जांघ में होती है, वो फीमर होती है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान में होती है, जिसको आप स्टेप्स कहते हैं, या स्टेपी जिसको कहा जाता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को जितनी बेहतरीन तरीके से सुनोगे, इनको बेहतरीन तरीके से करोगे, उतना बेहतर ये आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाले हैं। अच्छा, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले में किया जाता है? अच्छा, झांझर नृत्य की बात हो रही है, और अगर मैं झांझर नृत्य की बात करता हूँ तो ये टेट परीक्षाओं में 10 बार पूछा जा चुका है। तो झांझर नृत्य आपके चंबा जिले में होता है। अच्छा, झांझर चंबा में होता है। झांझर जो है वो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है, और ये झांझर जो है वो चंबा घाटी में होता है। उसी प्रकार आपका झांकी और हंतेर, झांकी और हंतेर की बात करें तो झांकी और हंतेर जो है वो चंबा में होता है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपका एक डांगी नृत्य होता है, डांगी, तो डांगी नृत्य कहाँ होता है? तो डांगी भी आपकी चंबा में ही होता है। चंबा में जो छतराड़ी गांव है, वहाँ की महिलाएं जो है वो डांगी नृत्य करती है। सिकरी, देखो यार, सिकरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकरी आपसे बहुत बार पूछा गया है। सिकरी नृत्य सूही मेले के दौरान किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक फेस्टिवल होता है नुआला फेस्टिवल, एक गद्दियों का फेस्टिवल है, और गद्दी लोग आपके चंबा में भी रहते हैं। लास्ट टाइम एक ने टॉपिक की कमेंट किया था कि सर जो गद्दी लोग हैं, मैं भी गद्दी हूँ, और चंबा के अलावा गद्दी लोग कांगड़ा में भी रहते हैं, मैं कांगड़ा से हूँ। तो हाँ, मैंने बहुत बार बोला है कि जो गद्दी लोग हैं वो चंबा के अलावा कांगड़ा में भी रहते हैं। तो अगर आप चंबा से हैं, आप गद्दी है, तो आप
कुछ लोग, मैं कहना चाहूँगा चंबा में भी कुछ लोग, चंबा के अलावा कांगड़ा में भी गद्दी लोग रहते हैं। तो गद्दी अलग जगह पे, कुछ लोग बिलासपुर में भी थोड़े बहुत गद्दी हो सकते हैं, कुछ परसेंट। अच्छा, एक नृत्य और है चंबा का, डंडारस। डंडारस कहाँ होता है? तो डंडारस जो है वो जो गद्दी जनजाति होती है, गद्दी जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो करते हैं डंडारस लोक नृत्य। अच्छा, ऑप्शन में आपका सिरमौर दिया है। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में आपका बुढ़ा नृत्य होता है। बुढ़ा के अलावा आपका जूरी होता है, रासा होता है, ये सारे के सारे सिरमौर ज़िले में किए जाते हैं। सिरमौर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना ज़्यादा सिरमौर को याद रखोगे यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, शांद और शाबू। शांद और शाबू आपके लाहौल स्पीति में होता है। एक लंग दरम्बा होता है, ये भी लाहौल स्पीति में होता है। तो लंग दरम्बा हो गया, शांद साबू हो गया, ये कहाँ पे होता है? ये आपका शुंतो, शुंतो भी आपके लाहौल स्पीति में होता है। अच्छा, इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आपकी किन्नौर। किन्नौर में देखो, जिस भी नृत्य में पीछे यांग यांग आएगा, चाहे वाक्यांग आएगा, चाहे क्यांग आएगा, चाहे व्यांगचू आएगा, ये सारे, और एक जापरो, ये सारे के सारे नृत्य आपकी किन्नौर ज़िले में होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। मतलब कि जितने भी परीक्षाओं में काम आने वाले वो आपको सारे के सारे याद रखने हैं, और ये वो है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। अच्छा, अगर आगे बात करें, आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? देखिए, बाबर भारत पे आया और उसने भारत पे आक्रमण किया, तो उसको किसी ने भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आमंत्रित किया है। तो बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोधी के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। अच्छा, बाबर को दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया, ये भी आप समझ गए। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबर को दौलत खान लोधी के द्वारा आमंत्रित तो किया गया था, लेकिन अब क्वेश्चन ये बताइए कि बाबर ने भारत पे पहला आक्रमण कौन सा किया? तो बाबर के द्वारा भारत पर जो पहला जो मुख्य आक्रमण था, पहले हम बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर के द्वारा जो है वो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि मैं कल वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन कल मैंने बाबर के कुछ और युद्ध आपको नहीं बताए थे। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1483 में फरगना में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, और बाबर की जो मृत्यु है वो 1530 में होती है। देखिए, बाबर के द्वारा जो है बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं। बाबर ने जो है वो पानीपत का पहला युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। फिर इसने खानवा का युद्ध कब लड़ा? 1527 में लड़ा, जिसमें राणा सांगा को हराया। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें फिर 1529 में जो इसने लड़ा वो कौन से युद्ध लड़ा? तो 1529 में इसने जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था आपका घाघरा का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा, और 1529 में जो इसने युद्ध लड़ा वो घाघरा का युद्ध। 1530 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अच्छा, सिकंदर लोदी ऑप्शन में दिया है। आप सिकंदर लोदी के बारे में क्या जानते हैं? तो इसके द्वारा एक मापने की पद्धति चलाई गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, गज ए सिकंदरी। 32 गज की पद्धति थी सिकंदर लोदी के द्वारा जो चलाई गई थी, मापन प्रणाली सिकंदर लोदी के द्वारा। अच्छा, ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा, क्वेश्चन आपको ये भी समझ आया होगा कि अगर मैं सिकंदर लोदी की बात करता हूँ तो ये सिकंदर जो लोदी है इसके द्वारा और क्या किया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है वो आगरा शहर की स्थापना 1504 में की गई थी, और 1506 में इसने, ये देखो मैं थोड़ा सा फास्ट ज़रूर बोल रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा की वीडियोज़ ये बन रही है, बहुत बड़ी वीडियोज़ ये बन रही है। मतलब कि आपके लिए, आप कोई पूरी सीरीज अगर कोई देख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है फिर, है ना। 1 घंटे की वीडियो, इतनी बड़ी वीडियोज अगर आप देख रहे हो तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप ये ले लीजिएगा कि टेट TGT आर्ट्स में तो आराम से आने वाले हैं, और बाकी जो अन्य एग्जाम है वहाँ भी आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छा, अगर सिकंदर लोदी की बात करें तो इसने दिल्ली से आगरा को अपनी राजधानी कब बनाए? तो दिल्ली से आगरा इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी 1506 में। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? अब एक बुक है, उस बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड जो बुक है, इस बुक के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड बुक के राइटर है। अब आप महात्मा गांधी बोलेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में बता दीजिए। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में पिछले कल वाली वीडियो में मैराथन नंबर 1 में बता चुका हूँ, तो 2 में बताने का यहाँ पे कोई बात नहीं बनती है। जवाहरलाल नेहरू की कुछ किताबों के बारे में बात करते हैं तो पंडित नेहरू की बुक है, एक तो है सोवियत एशिया। तो
तो सोवियत एशिया जो बुक है वो किसकी है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की एक बुक है जिसका नाम है सोवियत एशिया। एक बुक है इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा टेट परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक ये भी किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। अगर बुक्सों की बात करूँ मैं तो बुक से तो बहुत सारी है, लेकिन आपको वही याद करनी जो पेपर में आती है, जैसे कि द लाइफ डिवाइन। तो द लाइफ डिवाइन हो गया। एक बुक है सावित्री, ये लिखी है अरविंद घोष ने। अच्छा एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बुक का नाम है बहुत बार ये पेपर में पूछी जाती है। अच्छा आप बताइए विदर इंडिया। तो विदर इंडिया बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यंग इंडिया लिखी है महात्मा गांधी ने। ये मैं कल आपको नहीं बता पाया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा ही जाता है कि आप ये बताइए कि दादा कॉमरेड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा कॉमरेड लिखी है यशपाल ने। उसी प्रकार आपका गार्डनर हो गया, गोरा हो गया, हुंगरी स्टोन्स हो गया और चंडालिका, ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी किताबें परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये भी जरूर याद रखिए कि राज तरंगिणी बुक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी बुक लिखी है कलहण। किसने लिखी है? कलहण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। देखिए जो भारत के नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के भाग 4 के ए में है। अच्छा मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया और कहाँ से मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में आए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया है, ये भारतीय संविधान के भाग 51 के अनुच्छेद 51 के ए में आता है और भाग 4 के ए में आता है। अच्छा भाग 4 का ए आप बोलते हो। अच्छा सर हमारे संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। इसी के तहत भारतीय संविधान में क्या जोड़े जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा जाता है। आपको ये याद रखना है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। भाग 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड देश के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं। भाग 3 हम कल पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। और भाग 5 में है संघ। संघ बोले तो यूनियन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार एक नाम एक नारा हर हर महादेव। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी है तो वो कोड आप ज़रूर लगाइएगा YA+YA+22। मेरे नोट्स में आपको 70% ऑफ मिलेगा। हर हर महादेव।